चलिए, तो आज आपके पास कौन सी क्लास है? करंट अफेयर्स, है ना। और ये हमारी करंट अफेयर की लगातार सीरीज चल रही है जो हम हर सैटरडे को कराते हैं। ठीक है, हालांकि ऑनलाइन वालों को ये संडे को मिलता है। ठीक, तो पिछले हफ्ते हमने जो जो करंट अफेयर डिस्कस किए थे, जरा बताओ आप कौन कौन से किए थे हमने? कौन कौन से करंट अफेयर डिस्कस किए थे? पुरस्कार। तो आप बताएंगे जरा पुरस्कार से संबंधित कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण थी? है कौन सी? हाँ, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और अगर इसमें मैं आपसे पूछूं तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? स्किन ऑफ यूथ, जो कि कहाँ की फिल्म है? वियतनाम की फिल्म है। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। देखो, काफी प्रतिष्ठित अवार्ड है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। दूसरी बात कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे नामित किया गया है? उबेमार रियोस। किस फिल्म के लिए? अ पोएट के लिए, है ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सोफिया ओस्तान, किसके लिए? लिटिल ट्राइबल गर्ल के लिए। और यूनेस्को गांधी पदक सेफ हाउस के लिए। ठीक है, और जो कि कहाँ की फिल्म है? नॉर्वे की फिल्म है। ठीक है, जो कि शांति और अहिंसा पे आधारित फिल्म है। और वहीं अगर बात करें कि सिनेमा में 50 वर्षों का जो अभूतपूर्व योगदान है, इसके लिए, ठीक है, अवार्ड किसे दिया गया? ये नहीं लिखा था, ये रजनीकांत को दिया गया था, है ना। 50 सालों की जो जर्नी रही है उन्होंने, और जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, बताओ किसे दिया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, जो कि अलग अलग श्रेणी में दिया गया ना। तो सबसे पहले बताओ कि पहली श्रेणी में किसे दिया गया? कर्नाटक। दूसरी श्रेणी में, श्रेणी 2 में आंध्र प्रदेश। तीसरी श्रेणी में केरल। चौथे में असम। और पांचवें में चंडीगढ़। इसके अलावा चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड किसे दिया गया था? है, किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को दिया गया। ठीक है, जो कि वर्तमान में कहां पर है? तमिलनाडु सरकार में क्या है ना, अधिकारी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। तो इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व योगदान दिया है, इसके लिए यूएनईपी के द्वारा इनको सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया गया। ठीक, इसके अलावा आप बताओ मुझे कि हाल में ही भारत ने कौन कौन से कप जीते हैं? भारतीय टीम ने एक तो कौन सा था? कबड्डी विश्व कप 2025 महिला टीम ने जीता है। किसको हराया था? बांग्लादेश। बांग्लादेश को हराया? हाँ, चाइनीज को, हाँ, चाइनी तापे को या चीनी ताइपे को हराया था। और ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई? ढाका में आयोजित की गई। कैप्टन है? कौन है? वो भी नहीं है, हाँ, रितु नेगी, है ना। उसके अलावा और दूसरा कप कौन सा जीता? विश्व मुक्केबाजी कप, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 20 पदक जीते। इनमें से गोल्ड कितने जीते? 9। रजत है 6। और तीसरा क्या होता है? कांस्य। हाँ, तो ये कितने जीते हैं? 5 जीते। और कहाँ पे हुई ये प्रतियोगिता आयोजित? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इसके अलावा विश्व स्क्वैश विश्व कप का खिताब भी जीता है, जिसको कहाँ पे आयोजित किया गया था? चेन्नई में किया गया था। विजेता भारत और उपविजेता हांगकांग। और भारत जो है एशिया का क्या बना है? पहला देश बना है जिसने स्क्वैश विश्व कप जीता है। इसके अलावा भारतीय जो दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप है, ये भी जीता है। किसको हरा करके? नेपाल को हरा करके। इसके अलावा विश्व एशिया कौशल प्रतियोगिता में भारत की रैंक कौन सी रही है? कौन सी रही है? 8वीं रैंक रही। ठीक, चलो, तो यही थे शायद। चलो, आज देखो, तो पिछली बार हमने खेल से संबंधित घटनाएं, पुरस्कार से संबंधित घटनाएं, उसके अलावा उससे पहले भी क्या था कुछ उत्तराखंड से संबंधित घटनाएं,
ठीक है, तो लगभग हमारे 3 सेक्शन कवर हो चुके हैं जो नवंबर और दिसंबर माह में घटित हुई थी। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि देश में जो प्रमुख संवैधानिक घटनाएं क्या क्या है, संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम क्या क्या है, यानी देश में कौन कौन से प्रमुख संवैधानिक फैसले लिए गए। ठीक है, और जब हम संविधान की बात करते हैं तो भाई जब संविधान बोल रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, अगर घटनाक्रम से जुड़ा होगा तो विधेयक ही आना चाहिए, है ना। संसद समय समय पे क्या करती रहती है, नए नए विधेयक लेके आती है, तो इन्हीं में। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संवैधानिक, ऊपर हेडिंग डालेंगे और वहीं पर जहां पे आपने पिछली घटनाक्रम लिखी है वहीं पे चिपका करके मत लिखना, है ना, एक पेज छोड़ देना कम से कम, ताकि कोई बढ़िया बढ़िया न्यूज मिले, या आधा पेज, जितना पेज छोटा है उतना छोड़ के रखना थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि उसी के नीचे लिख दिया। ठीक है, हाँ, ताकि कुछ और ऐड करना हो तो भविष्य में आप ऐड कर सकते हैं। संवैधानिक या आप क्या कह सकते हैं, प्रशासनिक घटनाक्रम, संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम। ठीक है, संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम। तो देखते हैं पिछले 1-2 माह में कौन कौन सी प्रमुख प्रशासनिक एवं संवैधानिक घटनाक्रम घटित हुए हैं। सबसे पहले देखो, एक बिल जो हाल में ही संसद में पेश किया गया, और ये बिल जो है खूब ज्यादा क्या रहा है, देश में चर्चा का विषय भी रहा है। इस बिल का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। ठीक है, क्या है, राइट टू, हाँ, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। ठीक है, अब यहां पे तो समझ में आ गया होगा, डिस्कनेक्ट मतलब किसी चीज से कनेक्ट ना रहना। अब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नहीं, ठीक है, डिस्कनेक्ट मतलब आपके पास डिस्कनेक्ट होने का क्या होगा, अधिकार होगा, ये विधेयक देगा। ठीक है, इस विधेयक को पेश किया गया। देखो आपने 2 प्रकार के विधेयक पढ़े होंगे, एक सरकारी, ठीक है, और एक होता है निजी, प्राइवेट जिसे हम बोलते हैं। अगर सरकार का कोई मंत्री अगर विधेयक लेके आ रहा है या सरकारी लेके आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक कहा जाता है। लेकिन सरकार के इतर अगर कोई दूसरा सांसद जो है क्या लेके आ रहा है, विधेयक इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे विधेयक को क्या कहा जाता है, निजी विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निजी विधेयक कहा जाता है। तो ऐसे ही एक महिला है जिनका नाम है सांसद सुप्रिया साहू। ठीक है, इनके द्वारा इस बिल को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्योंकि ये सरकार की मेंबर तो है नहीं, इसीलिए इस बिल को क्या बोलते हैं, निजी विधेयक कहा जाता है। तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट जो बिल है, ये क्या है, आपका एक निजी विधेयक है। अब ये बिल है क्या, पता है किसी को इस बिल के बारे में? ठीक है, इस बिल की बात करें तो ध्यान रखना, जैसे कोई भी कर्मचारी, देखो ये जनरली जो है कंपनियों से जुड़ा बिल है, या कोई भी व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में जनरली आपको पता है ड्यूटी आवर होते हैं, जैसे 9 से लेकर के 5 बजे या 6 बजे। तो आपने कई बार देखा होगा, ये समस्या है पूरे भारत में, बहुत ज्यादा ये समस्या है कि 9 से 5 बजे तक कर्मचारी अपना काम तो कर रहा है, उसके बाद भी उसका बॉस उसको छोड़ता नहीं, है ना। उसके बाद मान लो घर चला गया बेचारा, है ना, अब घर में जाऊंगा आराम करूंगा, है ना, खाऊंगा पीऊंगा, आराम करूंगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, किसके बाद, उसके बाद बॉस का पीछे से कॉल आ जाएगा, ये फाइल छूट गई, है ना, इसको दोबारा वो करके दे दो, है ना, दोबारा ठीक करके दे दो, या अभी आपको तुरंत क्या आना पड़ेगा, ऑफिस आना पड़ेगा। तो देखो, एक पहली बात तो आदमी 8-9 घंटे काम करके आ रहा है ऑफिस से, वही कंप्यूटर पे, उसके बाद वो घर आएगा, फिर से उसको काम दिया जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता है ये कहीं ना कहीं मेंटल हरासमेंट है कि नहीं? ठीक है, क्या व्यक्ति अपने काम के साथ अपने जीवन को संतुलन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पूरा दिन भर तो दिमाग वहां था, फिर रात में बेचारा घर आया, फिर से दिमाग वहीं का वहीं। तो ऐसे कैसे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे चलेगी? और अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो एक टाइम के बाद आदमी क्या हो जाएगा, मेंटली बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। और कहीं ना कहीं इससे काम में भी इंपैक्ट पड़ेगा और फैमिली में भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो कर्मचारियों के लिए जो है ये बिल आया है, और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी के पास ये अधिकार होगा कि अगर वो 5 बजे के बाद घर आ गया या 6 बजे के बाद घर आ गया, ठीक है, तो उसके पास ये अधिकार होगा कि अगर उसका बॉस बुला भी रहा है तो वो ये कह सकता, भाई मैं नहीं आ रहा, है ना, अब मेरे पास क्या है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है ना। तो ये क्या है, एक तरीके के अधिकार देने के लिए, किसके लिए, कर्मचारी के लिए। उसके बाद आप कह सकते नहीं, देखो संबंध अच्छे तो अलग बात है, ये आपको लग रहा काम कोई इतनी हैवी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं करना ही नहीं
है ना, काम इतना कुछ है नहीं, नॉर्मल सा है, तो वो आपकी आपसी संबंध की बात है ना। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होगी। जनरली अगर आप ना बोलेंगे ना तो बॉस अगले दिन आपको निकाल देगा, है ना, जा घर बैठा, अब आने की जरूरत ही नहीं। अब क्योंकि हमारे देश में ऑब्वियसली बात है, जॉब क्राइसिस तो है ही, एक पोस्ट के लिए हजारों की भीड़ पड़ी है ना, कोई अगर खाली हो जाए तो भाई 10 लोग पीछे से हैं, ऐसा बाहर नहीं, क्योंकि जनसंख्या बहुत है भाई, उसके हिसाब से क्या है, काम कम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को मजबूरी में करना पड़ता है, ठीक। तो उसके बाद यह अधिकार होगा कर्मचारी के पास कि वो चाहे तो बॉस की कॉल उठाए, चाहे ना उठाए, या उठाने के बाद ना भी बोल सकता है मैं नहीं आ रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, या आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जब ऑफिस में थे तब ऑफिस का काम किया, जब घर आ गए तो अपना घर में अपना आराम से संतुलन हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो उद्देश्य लिखेंगे इसमें, उद्देश्य। तो इस बिल का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि कर्मचारियों को डिजिटल बर्न आउट से बचाना, कर्मचारियों को डिजिटल बर्न आउट से बचाना, बर्न आउट से बचाना, कर्मचारियों को डिजिटल बर्नआउट से बचाना। डिजिटल बर्नआउट तो समझ ही गए होंगे आप कि कॉल कर लिया, फोन कर लिया, दिन भर वहां ऑफिस में फिर से, है ना, वही कंप्यूटर का काम। तो कर्मचारियों को डिजिटल बर्नआउट से बचाना, ठीक है, ताकि जो है कर्मचारी का, ठीक है, क्या रहे, कार्य जीवन संतुलन बने रहे, कार्य जीवन संतुलन, कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए, कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। पहली महत्वपूर्ण खबर ये है, ठीक है। तो खूब चर्चाओं का विषय रहा है, इसीलिए एग्जाम में पूरे आने के चांसेस हो जाते हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल किस चीज से संबंधित है, क्लियर है। तो पहले ये संवैधानिक घटना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिख दिया आपने, चलो जी दूसरी घटना पे आ जाते हैं। चलो इसके बाद अगला लिखना, हाल में ही भारत सरकार के द्वारा फिर से एक और विधेयक लाया गया है, और इस विधेयक का नाम है शांति विधेयक। क्या है, शांति, शांति मतलब SHANTI, शांति विधेयक, शांति विधेयक 2025, राइट। तो हाल में ही भारत सरकार के द्वारा संसद में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, और इस बिल का नाम था शांति विधेयक 2025। अब ये शांति विधेयक क्या है, तो शांति विधेयक की बात करें, देखो पहली बात तो शांति की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भाई। ये शांति केवल शांति वाला नहीं है ना, इसकी भी फुल फॉर्म है, और शांति की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एडवांसमेंट, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो ये शांति की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो शांति की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। देखो अभी तक क्या है कि आपने हमारा एक विभाग आता है जिसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग का काम यह है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो कौन देगा, यही विभाग देगा। अभी तक जो हमारे देश में जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा पे केवल और केवल कंट्रोल किसका है, भारत सरकार का, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है ना कि जहां पे
उद्योग वाली बात हो सकती है। अगर वहां पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली बात है वो उद्योग आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और उद्योग अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो भाई क्या नहीं होगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि परमाणु से क्या मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी तो मिलती है, ऊर्जा ही तो मिलती है। अब ये मतलब बम बम तो बनते ही है, वो अलग चीज है। ठीक है, परमाणु का वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है वो किस चीज के लिए किया जा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार ये चाहती है कि भाई कि हम क्या करें, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से भी क्या करें, बहुत बड़े लेवल पे क्या करें, एनर्जी को प्रोड्यूस करें। क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या है, शॉर्टेज है, जितनी डिमांड है उसकी कम क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब हमारे पास विकल्प ये हो सकता है, क्योंकि परमाणु वाली ऊर्जा में क्या होता है ना कि कम में भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब ऐसे डिपार्टमेंट पे या ऐसे क्षेत्र पर केवल सरकार का कंट्रोल होगा तो ये उद्योग जो है ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। और हमें कल के दिन सस्टेनेबल एनर्जी, यानी कि जो क्या है, ऐसी एनर्जी जो शुद्ध हो, ऐसी एनर्जी पे भी क्या करना है, काम करना है ना। तो इसके लिए अगर काम करना है और कम समय में या कम चीज में हम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, तो इसलिए सरकार जो है इस क्षेत्र को क्या करना चाहती है, खोलना चाहती है। और खोलने का मतलब क्या है, वहां बटन लगा है, वहां है, ऐसा सोच रहे हैं क्या लगा, खोलने का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर, है ना, निजी क्षेत्र की क्या हो, भूमिका। ठीक है, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सरकार यह विधेयक लेके आई है ताकि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्या हो, निजी क्षेत्र की भी क्या हो, भागीदारी हो। तभी तो सरकार का जितना अचीवमेंट है, सरकार ने कितना अचीवमेंट रखा है, 100 गीगावाट, भाई तभी तो आएगा। अभी तो मुश्किल से हम कितना करते हैं, 6-7 हजार मेगावाट के आसपास करते हैं शायद, है ना, परमाणु ऊर्जा से, जो कि बहुत कम है। और कल के दिन 100 गीगावाट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए यह डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, या यह क्षेत्र क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यह विधेयक किस लिए लाया गया है, तो पहला पॉइंट यह विधेयक उद्देश्य क्या है, तो भाई उद्देश्य है, पहला उद्देश्य ये हो जाएगा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी क्षेत्र की भागीदारी। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी करनी है तो सबसे पहले 50 टाइप के, है ना, जो दुनिया भर के, ये क्या है, कानून नियमों का क्या है, जो तंत्र है, जाल है, इस जाल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टर तभी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं जब उस क्षेत्र में उद्योग करना क्या होता है, आसान होता है। पिछले कुछ सालों में देखा होगा सरकार लगातार ऐसे कानूनों को खत्म कर रही है ना, कि जो क्या करती है, किसी व्यक्ति को इन्वेस्ट करने के लिए क्या करती है, रोकती हो, बाधित करती हो। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में हमारा जो FDI है, जिसको क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ये बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो वो जाल वाले जो कानून थे ना, उसको समाप्त किया गया, यानी कि अब लाइसेंस मिलना आसान हो जाता है। इजी से सरकार क्या कर रही है, ऐसे माहौल तैयार कर रही है ताकि वहां पे क्या कर सके, निवेश कर सके। ठीक है, चलो जी, तो यानी कि दूसरा, एक तो ये है ही कि परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी, दूसरा कि जो ये तमाम प्रकार के बहुत सारे, यानी कि एक ही क्षेत्र के लिए जो बहुत सारे कानून बने हैं ना, इन कानून बहुत सारे ना होकर के केवल एक कानून बना दिया जाए। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा कि एकीकृत कानूनी ढांचा, दूसरा काम क्या होगा कि एकीकृत कानूनी ढांचा, कानूनी ढांचा, ठीक है, तैयार किया जाएगा इससे। यानी अभी तक क्या है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सारे कानून हैं, अलग अलग के हिसाब से अलग अलग कानून है। अब इन सभी कानूनों को एक कर दिया जाएगा ताकि एक ही प्रोसीजर के द्वारा आसानी से चीजों को हैंडल की जा सके। राइट, चलो, तो एकीकृत कानूनी ढांचा। ठीक है, चलिए जी, इसके अलावा ध्यान रखना कि सरकार ने क्या रखा है, देखो लक्ष्य, देखो लक्ष्य क्या रखा है, लक्ष्य ये रखा है कि 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, 100 गीगावाट। कितना, 100 गीगावाट। अब आप हिसाब लगाते रहना कि ये कितना मेगावाट होता है। ठीक है, 100 गीगावाट इज इक्वल टू कितना मेगावाट। राइट, चलिए जी, तो देखो अगर हमें 2047 तक परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट एनर्जी अगर प्रोड्यूस करनी है तो इसके लिए आप ये समझिए
कि निवेश का आना जरूरी है, पैसा लगना जरूरी है ना, वो व्यवस्थाएं बनाना जरूरी है, ढांचा तैयार करना जरूरी है। जब तक वो माहौल, वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे भाई 100 गीगावाट क्या 20 गीगावाट प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाएगा, राइट। चलिए जी, तो दूसरा क्या था आपके पास, महत्वपूर्ण विधेयक था। अब अगले घटनाक्रम पे आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट तीसरी न्यूज देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी न्यूज, थर्ड। और देखो, लगातार आपने देखा होगा कुछ सालों से लगातार एक चीज पे बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, डिजिटल इंडिया पे, है ना। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 2015 या 16 में, ऐसे हुआ था ना कुछ, 15 या 16 देख लेना अपने हिसाब से। डिजिटल प्रोग्राम के तहत क्या किया जा रहा है कि हर चीज को हमें क्या करना है, डिजिटली करना है, ताकि समय की बचत हो, संसाधनों की बचत हो, है ना। अब जैसे मान लो आप कोई भी चीज है, अगर आप कागज के बजाय अगर उस पर कर दें, ठीक है, टैबलेट पे कर दें या आप फोन पे कर दें, तो उससे क्या है, एक तो कागज कम लगेगा, मानव संसाधन कम लगेंगे, है ना, और चीजें फास्ट भी हो जाएंगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो सरकार ने अभी हाल में क्या किया है कि एक ऐप डेवलप करी है, एक ऐप लॉन्च करी है, और उस ऐप का नाम है क्या, तो उसका नाम है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। देखो राष्ट्रीय मतलब नेशनल, ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, विधान तो विधानी होगा वी, और एप्लीकेशन मतलब ए, तो इसको नेवा भी कहा जाता है, ठीक है, NEVA, नेवा, ठीक। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, तो कई बार आ जाता है पेपर में कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो देखो इसका जो उपयोग किया जाएगा इस एप्लीकेशन का, विधान से समझ में आ गया होगा, विधानसभा या विधानमंडल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी विधानमंडल हैं, उन विधानमंडलों को पूरी तरीके से डिजिटल करने के लिए इस ऐप को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है ना। क्योंकि जैसे हमारे विधायक लोग हैं, कुछ पढ़ना है, स्पीच पढ़ना है ना, या कर्मचारियों से संवाद करना है, तो हर चीज क्या होगी, डिजिटली होगी, ठीक है। इसमें कागजों का प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम। हालांकि हमारी संसद, आपने देखा होगा जो हमारी नई संसद भवन बनी है पूरी तरीके से डिजिटली है ना। तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट पावर की एक अलग एडवांसमेंट है, इतना तो आपको बहुत जगह भी नहीं दिखाई देता है। हर चीज देखा होगा आजकल, कोई भी सांसद, कागज जनरली बहुत कम देखा होगा आपने, सबके सामने क्या लगे हैं, क्या लगे हैं, स्क्रीन लगी है ना सबके सामने, बस उसी में पढ़ रहे हैं। अभी देखा जैसे हमारा बजट पेश हुआ है, तो पहले कागजों का इतना बड़ा ढेर होता था, अब बस क्या फट से है ना PDF में ऐसे करें हमारे वित्त मंत्री जी, है ना, ठीक है। तो अच्छा भी लग रहा ना, ठीक है। देखो मना वैसे रील्स वगैरह चलाने के लिए, ऐसे नहीं कि फोन चलाने के लिए नहीं है मना, या वैसे टैबलेट चलाने के लिए मना नहीं है। जब आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो तब तो बहुत बेहतर है, ठीक है, वैसे बेकार है दूसरे एंगल में, ठीक है। चलो जी, तो राष्ट्रीय ई विधान जो एप्लीकेशन है कि विधान मंडलों को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो उद्देश्य लिख देंगे इसमें, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि विधान मंडलों को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए, ठीक है, डिजिटल बनाने के लिए विधानमंडलों को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए नेवा ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। चलिए जी, तो आप देख सकते हैं ये कुछ हमारे पास क्या है, कुछ संवैधानिक या आप कह सकते हैं प्रशासनिक क्या है, हमारे देश से जुड़ी हुई घटनाक्रम है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी है, पर हमें इतना ज्यादा नहीं जाना है ना। इन्हीं में से अगर प्रश्न आ जाए ठीक है, नहीं भी आए तो फिर छोड़ ही दो, है ना। हमारे दिमाग की भी एक लिमिटेड है ना स्मरण शक्ति है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने से कुछ बढ़िया न्यूज उठा करके हमने क्या कर दिया, उसका विश्लेषण कर दिया, बस उन्हीं में से आ गया, ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, वैसे तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर आएगा नहीं, ठीक है। चलो जी, अब उसके अलावा देखो हाल में ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट भी हुई है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी हुई, चाहो तो आप इसको IR भी कह सकते हैं, ठीक है, तो चाहो आप इसको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कह सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम या एक तरीके से आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। हाल में ये देखते हैं, देखो घटनाक्रम तो हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो ये बोलेंगे उसने इस पे बम फेंका, इसने इस पे बम फेंका, है ना, ठीक है और भी कोई घटनाक्रम है, ठीक, घटनाक्रम बहुत सारी है, ठीक है। चलो जी, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना, हाल में ही जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट का नाम है यूएनएससी। क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिखना यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी संकल्प 2803। अब आप सोचेंगे क्या है यूएनएससी संकल्प 2803, किसी को पता है आप में से, है यूएनएससी संकल्प 2803? आपने देखा होगा कि लगातार एक क्षेत्र जो है बहुत लंबे समय से बहुत सारी वहां पे समस्याएं हैं, लगातार वहां पे अस्थिरता है, लगातार वहां पे क्या बोलते हैं, गोलीबारी हो रही है, बम विस्फोट हो रहे हैं, है ना। और ये है कौन सी, सेंट्रल एशिया में कंट्री पड़ती है, गाजा पट्टी, आपने सुना होगा, है ना। लगातार वहां पे क्या है, संघर्ष का दौर चल रहा है, इजराइल, गाजा, हमास इनके बीच में, मिस्र इनके बीच में वहां पे क्या है, लगातार संघर्ष का दौर है वहां पे, ठीक है। अब वहां पे इतनी अशांति और इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां के लोग, आप समझ सकते हैं कि जीना भी मुश्किल है ना वहां। कभी इजराइल फेंक रहा है, कभी गाजा वाले इधर फेंक रहे, कभी हमास वाले उधर फेंक रहे, तो पूरी गाजा पट्टी क्या हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है, लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया। अब कुछ ना कुछ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तो करना पड़ेगा। तो हाल में ही, ठीक है, अमेरिका के द्वारा एक व्यापक योजना तैयार की गई, किसके लिए, गाजा पट्टी में शांति के लिए, ठीक है। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस व्यापक योजना को तैयार किया तो फिर उसके बाद जो है इसी पे काम करते हुए, किसके द्वारा, यूएन के द्वारा। और जब मैं यूएनएससी बोल रहा हूं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक संकल्प पारित किया गया जिसको कहा जाता है यूएनएससी संकल्प 2803। ये किस लिए है, तो ये है गाजा पट्टी में शांति और स्थिरता के लिए लाई गई क्या है, एक व्यापक योजना है, ठीक है। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखना, डैश करके लिखो, उद्देश्य लिखना है इसमें, उद्देश्य, ठीक। उद्देश्य क्या होगा, युद्धग्रस्त गाजा क्षेत्र, युद्धग्रस्त गाजा क्षेत्र या गाजा पट्टी, युद्धग्रस्त गाजा क्षेत्र में अस्थायी शांति में, अस्थायी शांति, ठीक है, अस्थायी शांति सुरक्षा, अस्थायी शांति सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए, और पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, पुनर्निर्माण के लिए एक संक्रमणकालीन ढांचा, एक संक्रमणकालीन ढांचा स्थापित करना, स्थापित करना, राइट। चलिए जी, तो युद्धग्रस्त गाजा क्षेत्र में अस्थायी शांति सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए एक संक्रमणकालीन ढांचा स्थापित करना। संक्रमणकालीन शब्द जानते हैं आप, क्या होता है संक्रमणकालीन, है थोड़ा इलेबोरेट करना, ये तो इंग्लिश हो गया ना। हाँ, संक्रमणकालीन तो हाँ, आप बोलना चाह रहे हो, अच्छा देखना चाह रही हो, देख लो फिर उसमें देखना है क्या, संक्रमणकालीन। देखो संक्रमणकालीन मैंने आपको पहले बताया, जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन क्या होता है कि जैसे मान लो अभी यहाँ पे चल रहा है भयंकर युद्ध, और भयंकर युद्ध से हमें क्या करना है, बिल्कुल शांति नॉर्मल स्टेज में आना है। तो इसके बीच में हमें एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा कि जो इस व्यवस्था को इसमें कन्वर्ट कर दे, उसी चीज को ट्रांजिशन बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में। जैसे दो क्षेत्र हैं, जैसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय है और फिर उसके बाद क्या है, महान हिमालय है,
तो जो बीच का जोन है ना, जहां से चीजें परिवर्तित होती है, उसी को तो हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। अगर ज्योग्राफी में बोल रहे हैं तो ट्रांजिशन जोन हो जाएगा। बात आई समझ में? ये निकाय के तौर पे हो गया। तो ये एक निकाय हम स्टैब्लिश करेंगे जो यहाँ पे जो अभी युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को शांति और स्थिरता में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। और जैसे कन्वर्ट करेगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ऐसी तो हमारी संविधान सभा भी थी। पहले पावर ब्रिटिशर्स के पास, फिर भारत की नई सरकार बननी है, लेकिन इस बीच में एक निकाय काम करेगा जो ये क्या करेगा, पावर ट्रांसफर करने का काम करेगा, है ना। उन्होंने संविधान बनाए, उन्होंने बीच के वो 3-4 साल देखे। तो ये बीच का जो मध्यस्थ या मध्यस्थता कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसी को संक्रमणकालीन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, एक ढांचा तैयार करेंगे और इस ढांचा के सहयोग से जो है यहाँ पे क्या क्या की जाएगी, स्थिरता और शांति लाई जाएगी, ठीक है। अब जो है ये 3 तत्वों पे काम करेगा। मेन क्या होंगे आपके 3 तत्वों पे क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना इसमें क्या किया जाएगा, एक बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी, बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की जाएगी। पीस की क्या की जाएगी, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बीओपी की स्थापना की जाएगी। पहली बात तो ये रहेगी। ये एक तरीके से निकाय होगा जो वहां पे शांति लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा। दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसके लिए ठीक किया जा सकता है ना। तो एक तरीके से विशेषज्ञ टीम होगी। दूसरा पॉइंट कि मानवीय सहायता की बहाली, मानवीय सहायता की क्या की जाएगी, बहाली की जाएगी। मानवीय सहायता की बहाली की जाएगी। अब जैसे वहां पे लोग भूख से मर रहे होंगे, किसी पे कोई संकट आ रखा होगा, है ना, तो इस तरीके से मानवीय सहायता की क्या की जाएगी, बहाली की जाएगी। उसके बाद तीसरा तत्व होगा कि एक फोर्स यहाँ पे गठित की जाएगा। एक फोर्स मतलब एक बल, और इस फोर्स का काम होगा कि जो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, वहां पे शांति बनाना, वहां पे स्थिरता बनाना, ठीक है। लोगों को जिसको जहां जाना है वहां विस्थापित करना, ठीक है। और इसी फोर्स का नाम होगा अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, स्थिरीकरण बल, या इसी को क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि एसएफ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, या शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं आप, एक आईएसएफ का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और ध्यान रखना इस संकल्प का भारत ने भी पूरा समर्थन किया है ना। लगभग दुनिया की सभी कंट्री ने समर्थन किया कि हाँ, जो अमेरिका का ये प्लान है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, ठीक है। तो यह गाजा पट्टी में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए क्या लाया गया है, यूएनएससी संकल्प 2803 लाया गया, राइट। चलिए जी, तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी। चलो जी, उसके बाद देखो दूसरी अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट की बात करें तो अगली डेवलपमेंट देख लेते हैं। और यह जो डेवलपमेंट है यह है वॉशिंगटन एकॉर्ड्स। क्या है, दूसरी घटनाक्रम देख लेते हैं, वॉशिंगटन एकॉर्ड्स। मैं इसको इंग्लिश में ही लिख लेता हूं, एकॉर्ड्स, ठीक है। एकॉर्ड्स जानते हैं, वॉशिंगटन एकॉर्ड्स, वॉशिंगटन छोड़ो, एकॉर्ड बताओ, एकॉर्ड है क्या होता है, एकॉर्ड, हाँ, अग्रीमेंट टाइप का समझौता, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, वॉशिंगटन समझौता भी कहा जा सकता है। हाल में ही देखो 2 देश हैं आपके, कहां पे, अफ्रीका में। एक देश है रवांडा और दूसरा देश है कौन सा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और जैसे आपको पता है दुनिया में हर जगह, दुनिया में क्या, ये तो देश देश की बात है, घर घर की बात भी बता रहा हूं मैं आपको, है ना। पड़ोसी के साथ हमेशा क्या रहती है, तनातनी रहती है, हमेशा अनबन रहती है, रहती नहीं रहती। आपका भी अपने पड़ोसियों के साथ एक अलग लेवल का युद्ध रहता है, ठीक है। हालांकि उस युद्ध की खबर पूरे देश को नहीं रहती है, पर आपके आसपास वालों को रहती है। अब यहाँ पे राष्ट्र लेवल की खबर है, तो इसलिए पूरी दुनिया में क्या होगी, इसकी चर्चा भी होगी। कुछ टाइम पहले ऐसे एक रवांडा समर्थित कोई ग्रुप था, उसने क्या कर दिया, शायद कोंगो पे अटैक कर दिया। उसके बाद यहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा टेंस होगी, बहुत ही ज्यादा टेंस होगी, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक। जैसे बीच में भारत और पाकिस्तान जैसी स्थिति हो गई थी ना,
ठीक है भाई, कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि कई लोग इसमें मजे ले रहे थे, है ना, ठीक है, हाँ, वो मजा आ रहा है वहां से, है ना, बम आ रहा है, ठीक है, ये हम यहाँ से छोड़े। और जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा हुई, कई लोग तो परेशान हो गए, अरे यार क्यों हुआ बल यार, है ना, नहीं होना चाहिए था, मजा आ रहा था कि, है ना। तो ऐसे आप समझिए कि रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में बहुत स्थिति क्या हो गई थी, टेंस हो गई थी। फिर यहाँ पे यूएसए ने क्या किया, मध्यस्थता करी और दोनों देशों को बुलाया, आओ इधर, है ना, शांति समझौते पे क्या करो, हस्ताक्षर करो। और हालांकि आप बोले यार यूएसए तो बहुत बढ़िया है ना, इससे बड़े हर जगह शांति ला रहा है ना, लेकिन उसके पीछे भी उसकी बड़ी क्या होती है, सोची समझी चाल भी होती है। कई बार तो ये युद्ध खुद ही करवाता है, बहुत जगह तो इसने खुद ही करवा रखे हैं। इजराइल गाजा पट्टी जो प्रॉब्लम है इन्हीं की वजह से, अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम हुई थी इन्हीं की वजह से हुई थी, है ना। अभी अगर आप ठीक ठाक ये देखो, जो रशिया यूक्रेन वाली समस्या देखो, ये भी इन्हीं की देन है। आज बोले हम नहीं बोल तुम्हारे साथ, बताओ, यूक्रेन को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया, है ना, कि बस तुम हर कोई अपनी सिक्योरिटी गारंटी खुद लो। तो पहले क्यों तुम्हें वहां कौन बुला रहा था पहले? अब पहले यूक्रेन को उकसाया, यूक्रेन ने मेरे समझा मेरे साथ अमेरिका है, पूरा यूरोप है ना, ठीक है, और वहां रशिया के साथ ले ली वहां। अब हो गए 2-3 शहर खत्म। मिला क्या? मिला कुछ नहीं मिला। आर्थिक व्यवस्था अलग खराब हुई, लोगों की जीवन शैली अलग खराब हुई। और यूक्रेन इतना शानदार देश था ना, इतना शानदार देश। अब देखो कौन जानना चाह रहा है आजकल? आप जानना चाहोगे यूक्रेन? जाना चाहोगे यूक्रेन? कोई नहीं जाना चाहेगा भाई आज की डेट में। और इससे क्या होती है, इससे अर्थव्यवस्था खराब होती है, वहां का जो माहौल है वो खराब होता है। मिला क्या यूक्रेन को? मिला कुछ नहीं मिला। मिला छोड़ो, 2-3 शहर चले भी गए और अभी भी बमबारी हो रही है ना। तो ये समझना चाहिए, ठीक है, चले जाओ। और रशिया पे तो क्या है, देखो वहां तो क्या है, एक ही आदमी रहना है वहां, तो ऐसा है नहीं कि कोई दूसरा भी आएगा। पुतिन है वही है, क्या ही होना, ठीक है, थोड़ा अर्थव्यवस्था खराब, ठीक है ना, छोड़ो, है ना, ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा, है ना। पर ऐसे देशों में फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो जी, वॉशिंगटन एकॉर्ड्स की बात करें तो अमेरिका ने देखो वॉशिंगटन एकॉर्ड्स 2025 हाल में ही इन देशों के प्रमुख को कहां बुलाया गया, वॉशिंगटन में बुलाया गया, और इनके मध्य जो है शांति समझौता कराया गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यूएसए की मध्यस्थता, ऐसे लिखो, यूएसए की मध्यस्थता में, यूएसए की मध्यस्थता में, इसी के नीचे डैश करके लिखना, यूएसए की मध्यस्थता में, यूएसए की मध्यस्थता में, यूएसए की मध्यस्थता में, यूएसए की मध्यस्थता में, ठीक है। एक है आपका डीआरसी, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तथा रवांडा के मध्य, रवांडा के मध्य क्या किया गया, शांति समझौता किया गया। रवांडा के मध्य शांति समझौता, शांति समझौता, ठीक है। तो डीआरसी एवं रवांडा के मध्य क्या है, शांति समझौता, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज बताओ, अमेरिका को आने की क्या पड़ी है बीच में हर जगह है, मिनरल्स हैं यहाँ पे, मिनरल्स के इतने ज्यादा रिसोर्स हैं इन देशों में। अगर मैं डीआरसी की बात करूं, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पे दुनिया का 70% कोबाल्ट है, 70, सॉरी है, ठीक है ना, ये सोचो यही आ रहा दिमाग से है, तो हाँ क्या करना था अपने, है ना, हमारे तो 70 क्या, हमें 100 भी हो जाए, क्या ही फर्क पड़ रहा, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं भाई, 70% कोबाल्ट का मतलब आप समझ रहे, कोबाल्ट का यूज कहाँ होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने में, जो भी इलेक्ट्रिक बैटरी होती है उनको बनाने में इसका भी प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट। अब सोचो जब दुनिया लगातार क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो कोबाल्ट है वो कितना महत्वपूर्ण आपका मिनरल्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी नजर वहां भी पड़ी है। अर्जेंटीना के तो, अर्जेंटीना था वो, कौन सा देश था वो, जिस वेनेजुएला, हाँ वेनेजुएला, वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति कोई घर लेके आ गया सीधा, चल है ना उधर चल लेते हैं जरा कुछ दिन अमेरिका चल, क्योंकि जो कौन सा था, वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति था ना, इनके अगेंस्ट था और अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं चाहता था, क्योंकि वेनेजुएला में क्या है, किसके खदान है वहां पे, तेल के, तेल का भंडार है वेनेजुएला में बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे। तो उसने वो मान नहीं रहा था, उसको आने नहीं दे रहा था उधर, कौन,
डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला का राष्ट्रपति, चल बेटा आजा, है ना, इधर ही उठा के लेके गया और अभी बोल रहा है हम दुनिया को तेल बेचेंगे बस, है ना। मतलब खतरनाक है ना। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि अमेरिका ये लोकतांत्रिक विश्व का दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, और दूसरे के लोकतंत्र का कुछ नहीं, है ना। तो यही स्थिति है भाई, इनकी पॉलिसी यही है। तो शांति समझौता देखो, ये शांति नहीं है ना, ये असली अब लाएगा वहां, ठीक है। इसके पीछे की जो उसका क्या है बेनिफिट है, ठीक। चलिए जी, तो देखो ये दूसरी अंतरराष्ट्रीय क्या थी, डेवलपमेंट थी। और भी डेवलपमेंट हुई है पर वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पर मेन आप कम से कम इन दो को क्या रखोगे, याद रखोगे। चलो जी, अब ये थी आपकी संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके बाद आ जाते हैं हम कुछ आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं, है ना। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, है ना। चलिए जी, अब आ जाते हैं आर्थिक घटनाक्रम पे। थोड़ा 2-4 लाइनें भी छोड़ते रहो। हाँ, आर्थिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम। चलिए, आर्थिक घटनाक्रम में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई है। तो हाल में ध्यान रखना, हमारा जो यूपीआई है, हमारा यूपीआई का डंका जो है पूरे विश्व में भयंकरी तरीके से बच चुका है। यूपीआई आप जानते हैं? बताओ क्या है यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलो ये तो हुई ग्रुप सी वाली बात, है ना। है, चलो अब बताओ इस शख्स के हिसाब से, ये एक आम नागरिक के हिसाब से क्या है यूपीआई? हाँ, डिजिटल पेमेंट। हाँ ठीक, क्या होगा इससे, क्या होता है इससे? डिजिटल पेमेंट होता है, डिजिटल पेमेंट होता है, पेमेंट डिजिटली। हाँ डिजिटली होता है। फिर और क्या क्या बोल सकते हैं आप इसमें, हैं? अरे लेन देन आसान हो जाए, तुरंत हो जाए, है ना, बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाल में ही आईएमएफ ने भी यूपीआई का डंका माना है, और आईएमएफ ने यूपीआई को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में क्या दी है, मान्यता दी है। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर को क्या करता है, पूरी दुनिया में दर्शाता है कि अगर आपका क्या बोलते हैं कि आईएमएफ इस तरीके से कह रहा है कि यूपीआई, तो एक पॉइंट लिखना है इसमें पहले, आईएमएफ ने यूपीआई को, आईएमएफ ने यूपीआई को, आईएमएफ ने यूपीआई को विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट, रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में, प्रणाली के रूप में क्या दी है, मान्यता दी है, मान्यता दी है, ठीक है। तो आईएमएफ ने यूपीआई को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में क्या दी है, मान्यता दी है। और हाल में ही ध्यान रखना, एक रिपोर्ट भी आई थी एसीआई, ठीक है, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट आती है, उसने ये माना कि पूरे विश्व में, लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे विश्व में यूपीआई, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, तो इसमें यूपीआई का अकेले स्थान है 49%। समझ रहे, दुनिया में जितना भी ऑनलाइन पेमेंट होता है ना, अकेले 50% भारत का यूपीआई करता है, भारत के यूपीआई के माध्यम से होता है ना। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत की सॉफ्ट पावर जानते हैं? सॉफ्ट पावर मतलब, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। वैसे भी आपको पता है भारत आईटी हब के रूप में जाना जाता है ना। तो ठीक है, चलिए जी, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो देखो कि इसका उद्देश्य क्या है, यूपीआई का उद्देश्य क्या था, बैंक से बैंक त्वरित धन हस्तांतरण को सुरक्षित, तेज और क्या करना, आसान बनाना, ठीक है। आपने देखा होगा कि भारत में सब्जी की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, ठेला हो, हर जगह पे क्या है, यूपीआई लगा हुआ। आपको कैश की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आपने एफ होने से रखा, है ना, स्कैन किया और तुरंत पेमेंट कर दी। बहुत बड़ी बात है ना। अभी हाल में ही कुछ टाइम पहले मैं ग्राउंड लेवल पे भी बता सकता हूँ आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि एक जर्मनी की लड़की आई थी हमारे गांव के आसपास ही, जैसे वो लोग रिसर्च करने आते ना, स्कॉलर टाइप के, तो केदार घाटी में वो करने आई थी, रिसर्च करने आई थी। तो कोई मेरा दोस्त है, तो उसी के घर पे रुकी थी वो, मतलब
उसके पिताजी प्रधान है ना, तो ऐसा नहीं कि किसी के घर में, तो प्रधान है तो इसलिए उनके घर में रुकी। तो जो मेरा दोस्त है, तो उसने जब उससे बात करी तो तब वो बता रही थी कि भारत एक्चुअल में सच में बदल गया है, कि जो भारत की जो पहले जो इमेज थी ना यूरोपियन वर्ल्ड में, वैसे एक गंदे लोग है ना, इनको कुछ आता जाता नहीं है ना, पिछड़े लोग। तो उसने बोला कि वास्तव में मैं यहाँ पे गांव में हूं और यहाँ पे नेट इतना तेज चल रहा है, इतना तो जर्मनी में भी नहीं चलता। कि आज भी हम जर्मनी आप समझते, जर्मनी ये मान के चलो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, अभी भी हमने उसको सरपास नहीं किया है और डेवलप्ड कंट्री है। उसने वो कह रहा था कि उसने ये भी कहा कि यहाँ पे मैं तो यूपीआई को देख के कि चौंकी रहेगी, मतलब चकित होगी कि अभी तक जर्मनी में नहीं है ऐसा सिस्टम, मतलब है पर इतने बड़े लेवल पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलता। आज भी वहां पे कैश का जमाना है, कैश में चलती है अभी भी, है ना। अब ऐसा मतलब कि सारा कैश में ही चलता होगा, ऑनलाइन भी होता है, पर ऐसा नहीं कि हर रेडी की दुकान पे आपको स्कैन मिल जाएगा, कहीं पे भी आप स्कैन कर सकते हो तुरंत, केवल और ट्रांजेक्शन किसमें हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। केवल कि भारत क्या हो गया, बहुत चेंज हो गया। और यूपीआई तो देखो वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया ना, वो लड़की आई और बोली इतने ऊपर पहाड़ों में भी यहाँ क्या आ रहे, अच्छे नेटवर्क आ रहे हैं, 5G की स्पीड आ रही है। ठीक है, तो ये भारत की क्या है, सॉफ्ट पावर है, और ऑब्वियसली बात है हमें इस चीज पे क्या है, फक्र भी है ना। ठीक है, और आने वाले टाइम पे हम और आगे बढ़ेंगे, पर इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए ना। ये मेरी नौकरी लगी, बाहर में जाए दुनिया, है ना। ठीक है, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, हम सॉफ्ट नहीं, हार्ड नहीं, है ना, हम तो कुछ करने वाले नहीं है। बस सरकार हमें महीने की 40-50 हजार सैलरी दे, बाकी साथ में जेब में अलग से 5